संपूर्ण विज्ञान रोजमर्रा की सोच के परिशोधन से अधिक कुछ नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक पर चर्चा होने जा रहा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है उस पर युक्ति युक्त तर्क। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आज मेरा टॉपिक का चर्चा होने जा रहा है लॉजिकल रीजनिंग पर। संपूर्ण विज्ञान रोजमर्रा की सोच के परिशोधन से अधिक कुछ नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय का कहना है। यह एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। महान वैज्ञानिक इसाक न्यूटन वर्ष 1666 की गर्म ऋतु में किसी दिन सेब के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब एक सेब उनके सिर पर गिरा, जिससे अचानक ही उसके मन में वृक्ष अभी भी जीवित है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि सेब उससे पहले भी पृथ्वी पर गिर रहे थे, लेकिन वह ज्ञान शायद अंतर्निहित था। भारत में बहुत लोग इस सिद्धांत को देश की प्राचीन पुस्तकों में लिखा होने का दावा करते हैं। शायद वे सही भी होंगे। न्यूटन ने उस ज्ञान की एक नियम के रूप में प्रत्यक्ष किया। ज्ञान का उद्देश्य स्थिति को स्पष्ट करना है। यह भावना किसी तत्व के तर्क की महत्वपूर्ण बनाती है। प्रकृति के क्षेत्र में किसी निजी औचित्य प्राइवेट जस्टिफिकेशन की अनिवार्यता नहीं होती है। औचित्य के संदर्भ के हमें मानक मॉडल की आवश्यकता होती है। औचित्य स्थापित होने तक सभी युक्ति संगत व्यक्ति इस पर सहमत होने चाहिए। इस प्रकार औचित्य के उचित ढंग को युक्ति या तर्क कहा जाता है। हम कई बार सामान्य तौर पर यह कह देते हैं कि हम आपकी युक्ति या तर्क से सहमत नहीं हैं। सिद्धांत और अभ्यास साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार ज्ञान में प्रगति का मार्ग भी विकसित होता है। हमें परिवर्तन के बारे में भी सदैव सचेत रहना चाहिए। उपरोक्त चर्चा के बाद हम युक्ति को प्रभावी ढंग से परिभाषित करने की स्थिति में हैं। तर्क या युक्ति एक या एक से अधिक बाहरी वाक्यों से जुड़ी हुई एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना होता है कि एक और वाक्य, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं, भी सत्य है। युक्ति दावे के प्रमाण के लिए एक साक्ष्य का काम करता है। आधार कथन। इनको आधार वाक्य, युक्ति वाक्य, कथन, तार्किक कथन, प्रस्तावना, प्रोपोजिशन भी कहा जाता है। इन सब का प्रयोजन हमें युक्ति के निष्कर्ष इन्फरेंस पर ले जाना होता है। एक युक्ति में एक, दो से या अधिक वाक्य हो सकते हैं। निष्कर्ष एक ऐसा वाक्य या कथन है जो कि तर्क के आधार पर अनुमानित किया जाता है। यह अनुमान पर आधारित होता है। इसको मुख्य रूप से घोषणात्मक वाक्य डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। आधार कथन और निष्कर्ष में पद होते हैं जिनका वर्णन बाद में किया गया है। युक्ति तर्क, प्रस्ताव, निष्कर्ष, कथन, साक्ष्य, स्वीकृत दावा, अनुमान, प्रक्रिया, साक्ष्य द्वारा प्रमाणित। इस प्रकार नए ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्ष कहा जाता है। यह शब्द ज्ञान मीमांसा से भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान मीमांसा निश्चित ज्ञान का विज्ञान है, जो कि ज्ञान की प्रकृति और वैधता से भी संबंधित है। यह हमारे ज्ञान की सत्यता के बारे में सत्य और असत्य ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र से संबंधित है। इस अध्याय में हम युक्ति के बुद्धि विषयक प्रसंग से अधिक संबंधित है, न कि उसके संविदा रूप से।
तर्क हमें यह सिखाता है कि हम निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे, लेकिन तर्क के आश्वासन में यह नहीं आता कि सत्य और असत्य की पूर्ण परिभाषा क्या है। सत्य और असत्य की पूर्ण परिभाषा क्या है। यहाँ हम इनके अनुसार दो प्रकार के तर्क या कथनों की चर्चा कर रहे हैं। पूर्ववृत्त या पूर्वपद, एंटीसीडेंट, वे कथन जो हमें नए सत्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ववत या पूर्व पद कहलाते हैं। वे हमें यह बताते हैं कि हम नए सत्य का दावा क्यों कर सकते हैं। हम नए सत्य का दावा क्यों कर सकते हैं। अनुवर्ती या परिणामी, कंसिक्वेंट, नए सत्यों को व्यक्त करने वाले कथन को अनुवर्ती या परिणामी तर्क कहा जाता है। अनुवर्ती या परिणामी तर्क कहा जाता है। तर्क को दर्शाने के लिए विभिन्न शब्दों जैसे कि इसलिए, कारण से, माध्यम से, परिणाम के रूप में, तदनुसार, अनुमान लगाओ आदि का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल, इंटरनेट एक अच्छा आविष्कार है। हम इस कथन का तार्किक कारणों से समर्थन कर सकते हैं। इंटरनेट एक अच्छा आविष्कार है। हम इस कथन का तार्किक कारणों से समर्थन कर सकते हैं क्योंकि यह अंतहीन जानकारों का स्रोत है और यह मनोरंजन का केंद्र है। यह जो है मनोरंजन का केंद्र है। युक्ति और उसके प्रकार। युक्ति युक्त तर्क के अध्ययन में मुख्य रूप से दो प्रकार की युक्ति आती है। पहला हो गया निगमनात्मक युक्ति और दूसरा हो गया आगमनात्मक युक्ति। निगमनात्मक युक्ति क्या होता है, आगमनात्मक युक्ति क्या होता है। निगमनात्मक तर्क अधिक सामान्य से अधिक विशिष्ट की ओर कार्य करता है। आगमनात्मक तर्क दूसरे ढंग से कार्य करता है। यह हमें विशिष्ट से व्यापक सामान्यीकरण और स्थिति की ओर ले जाता है। संत अरस्तु ने निगमनात्मक तर्क की अवधारणा पर बल दिया था। इमैनुएल कांट महोदय जीवन भर 1724 से 1804 तक ने इस बात की पुष्टि की कि अरस्तु का युक्ति का सिद्धांत पूर्ण रूप से निगमनात्मक अनुमान के मूल के उत्तरदायी है। उसके लिए निश्चय या सत्य के निकट होने का उद्देश्य निगमनात्मक अनुमान से ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत आधुनिक काल में कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक रूप से फ्रांसीसी बेकन और J.S. मिल ने निगमनात्मक युक्ति पर शोक व्यक्त किया है। उनके अनुसार निगमनात्मक केवल मुख्य आधार में निहित अर्थ की व्याख्या है, जहाँ पर निष्कर्ष आधार वाक्य से अधिक समान नहीं हो सकता। उन्होंने आगमनात्मक तर्क पर ध्यान केंद्रित किया, जो हमें नव ज्ञान का आभास उत्पन्न करता है। इसलिए वे केवल आगमनात्मक युक्ति को एकमात्र युक्ति युक्त तर्क के रूप में प्रस्तावित करते हैं। युक्ति युक्त तर्क के रूप में प्रस्तावित करते हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक के बीच मुख्य अंतर। निगमनात्मक और आगमनात्मक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में परिकल्पना हो जाता है, अवलोकन हो जाता है, तथ्य पुष्टिकरण हो जाता है, वाटरफॉल और निगमनात्मक हिल क्लाइंबिंग। आगमनात्मक तर्क में सिद्धांत हो जाता है, अस्थायी परिकल्पना हो जाता है, पद्धति हो जाता है, अवलोकन हो जाता है। निगमनात्मक और प्रकृति के बीच मुख्य अंतर। अब निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क में अंतर। अनुमान, आधार और निष्कर्ष। निगमनात्मक और आगमनात्मक। आधार और निष्कर्ष में क्या होता है। निष्कर्ष आधार से अधिक व्यापक नहीं होता है। निष्कर्ष आधार से अधिक व्यापक होता है, कुछ से सभी की ओर। नया ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात। आकारिक सत्यता, विषय की सत्यता। आकारिक सत्यता क्या होता है और विषय की सत्यता क्या होता है। प्रवाह, उच्च से निम्न की ओर और निम्न से उच्च की ओर। वैधता, सभी प्रस्ताव सत्य होने पर निष्कर्ष भी सत्य होगा। सभी प्रस्ताव सत्य होने पर निष्कर्ष भी सत्य होगा। सभी प्रस्ताव सत्य होने पर निष्कर्ष शायद सत्य होगा।
यहाँ पर सत्य के लिए दो बार परख होती है: निगमनात्मकता, मान्यता, वैधता, वैलिडिटी तथा दृढ़ता। साउंड का उपयोग करके आगमनात्मक सशक्ता, स्ट्रेंथ, और कॉग्निनेसी का उपयोग करके आगमनात्मकता, सशक्ता, स्ट्रेंथ और कॉग्निटी का उपयोग करके इनको हमने एक चित्र के रूप में भी दर्शाया हुआ है। एक चित्र के रूप में भी दर्शाया हुआ। निगमनात्मक तर्क क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क एक आगमनात्मक प्रक्रिया है जो निश्चितता के साथ किसी निष्कर्ष का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, सभी पुरुष नश्वर है। प्रस्ताव 2, मैं एक पुरुष हूँ। इस निष्कर्ष इसलिए मैं नश्वर हूँ। तो यहाँ निष्कर्ष प्रस्ताव का ही एक भाग है। निगमनात्मक तर्क में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें अनगिनत असंख्य आधार वाक्य मिल सकते हैं। मैं, आप, वह, नवजोत, सिद्धू, रोहन, मोहन और सोहन, इमरान, जोसेफ आदि अभी हो सकते हैं। निगमनात्मक तर्क में हमें फिर भी अगला उदाहरण मिल सकता है। यहाँ पर n+1 का दृश्य बना रहता है। इस एक प्रकार से हम यहाँ समग्र वर्ग, होल क्लास दृष्टिकोण अपनाते हैं। निगमनात्मक सिद्धांत को मूल रूप से निर्धारक, डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है। इसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ इस यूनिट में भी औपचारिक युक्ति, फॉर्मल लॉजिक को भी निगमनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अंतरानुमान, इमीडिएट इन्फ्लुएंस। इमीडिएट इन्फ्लुएंस क्या होता है? अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग ये तो देख लिया। अब अंतरानुमान, इमीडिएट इन्फ्लुएंस, जो निष्कर्ष एक ही कथन से निकाला जाता है। अंतरानुमान, यह निष्कर्ष एक ही सिद्धांत से निकाला जाता है। अभी सरकार के पास भी पैसा बहुत आ गया। पिच पर मट्टी होता है और मट्टी पर पिच होता है। सरकार का खजाना को आता है बेच दे, पिच पर मट्टी दे देगा, मट्टी पर पिच दे देगा। सब सरकार का खजाना को लूट लेगा साला। सरकार के घर में जैसे लगा फ्री का पैसा आता है। पिच पर मट्टी पड़ता है, मट्टी पर पिच पड़ता है।
अंतरानुमान ये जो पिच और मिट्टी का जो वाक्य है ये हमारे गांव से संबंधित है। हमारे गांव में जो है ना कुछ ठेकेदार ऐसा है जो पिच पर मट्टी देता है और मट्टी पर से फिर उसको पिच को काट के मट्टी कर देता है और वो ठेकेदार को जो है सो अपना पैसा बच जाता है अपना जो है सरकार का। तो ये भ्रष्टाचार का उदाहरण हुआ। भ्रष्टाचार में जो है सो अपना पिच पर मट्टी दे दिया। ये हमारे ही गांव का जो है सो ये अति अगर काम होगा तो एक बार पिच में है तो उस पर भाई पिच पर पिच करो। तो यहाँ तो सब मिला रहता है। ओवरसीयर को भी कुछ मिल जाता है, ठेकेदार उस ऊपर में कुछ दे देता है, उससे ऊपर कुछ दे देता है। तो ये भ्रष्टाचार इसका आम जनता भुगतता है। आम जनता पर विभिन्न प्रकार का टैक्स का बोझ आ जाता है। तो ये सब हमारे गांव का खेला है। यही यूट्यूब के माध्यम से कहते हैं जो हमारे गांव का ही खेला है। अंतरानुमान इमीडिएट इन्फ्लुएंस यह जहां निष्कर्ष एक ही कथन से निकाला जाता है। मध्याश्रित इंटरमीडिएट। तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अंतरानुमान इमीडिएट इन्फ्लुएंस जहां निष्कर्ष एक ही कथन से निकाला जाता है। मध्याश्रित इंटरमीडिएट इन्फ्लुएंस जहां निष्कर्ष दो कथन से निकाला जाता है। न्यायवाक्य या सिलोगिज्म एक विशेष प्रकार का तर्क करने का ढंग है जिसमें दो अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन अर्थात निष्कर्ष निकाला जाता है। कथन या प्रस्ताव दो से अधिक भी हो सकता है। कथन या प्रस्ताव दो से अधिक भी हो सकते हैं। वैधता वैलिडिटी। वैधता क्या होता है? निगमन में निष्कर्ष के केवल रूप की वैधता देखी जाती है। फॉर्मल वैलिडिटी देखी जाती है। एक निगमनात्मक तर्क वैध है अगर इसके तर्क इसके निष्कर्ष के लिए निर्णायक प्रमाण प्रदान करता है। ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज वैलिड ओनली इफ इट्स प्रमाइस प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ फॉर इट्स कंक्लूजन। वैधता निगमनात्मक तर्क की विशेषता है जो युक्ति के बल को दर्शाती है। वैधता आधार वाक्य कथन या प्रस्ताव व निष्कर्ष के बीच अनुमान या युक्ति के बल के बारे में है। एक निगमनात्मक तर्क तब मान्य होता है जब आपके पास निम्नलिखित बिंदु हो। यदि इसके सभी आधार सत्य थे तो इसका निष्कर्ष अवश्य सत्य होना चाहिए। यहाँ आवश्यकता नेसेसिटी एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ नेसेसिटी एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह जांचने के लिए कोई युक्ति वैध है या अमान्य हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें यह मानने की आवश्यकता है कि प्रस्ताव सत्य है भले ही वे न हो। मान लीजिए कि वे सत्य है। फिर अपने आप से प्रश्न करें कि क्या निष्कर्ष सत्य होना चाहिए यह मानते हुए कि प्रस्ताव सत्य है। जब युक्ति या तर्क का रूप सही होता है तो उसे वैध युक्ति या तर्क कहा जाता है। युक्ति को अमान्य माना जाता है यदि हमें उसका सही रूप प्राप्त नहीं होता है। यही उसका सही रूप प्राप्त नहीं होता है। विभिन्न उदाहरण। प्रस्ताव एक। अभी कुछ कुत्ते ड्रैगन है। प्रस्ताव टू। सभी ड्रैगन पक्षी है। निष्कर्ष सभी कुत्ते पक्षी हैं। आइए एक अन्य उदाहरण ले। सभी मनुष्य हाथी है। राजीव मनुष्य है इसलिए राजीव भी हाथी है। यह अनुमान का शुद्ध रूप है इसलिए वह भी हाथी है। वैध है परंतु वास्तविक जीवन में सत्य नहीं है। इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। वैध होने और सत्य होने में अंतर होता है। वैध होने और सत्य होने में अंतर होता है। आइए अन्य उदाहरण ले। सभी साधु व्यक्ति है तो सभी व्यक्ति पापी है अतः सभी साधु पापी है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जाता है क्योंकि सभी दिया है तो सभी साधु हो जाएगा गोल। उसके बाद सभी व्यक्ति पापी है तो उससे ऊपर पापी हो जाएगा और सभी साधु व्यक्ति है तो सभी साधु व्यक्ति उससे नीचे आ जाएगा अतः सभी साधु पापी है।
सभी साधु पापी है कि समाज में सशक्त माना जाता है, परंतु निगमनात्मक दृष्टिकोण से वैध है। परंतु निगमनात्मक दृष्टिकोण से वैध है। निगमन अनुमान में निष्कर्ष के समुचित संकुचित होने के कारण उसे वैध माना जाएगा। हम निगमन में सभी से कुछ पर जाते हैं। पूर्व में नेट परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या होता है? आधार वाक्यों का योग है। आधार वाक्यों पर अनिवार्यता आधारित नहीं होता है। आधार वाक्यों से फलित होता है, आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। दूसरा पॉइंट है, निगमनात्मक तर्क वैध होता है यदि आधार वाक्य असत और निष्कर्ष सत्य है। आधार वाक्य असत और निष्कर्ष सत्य है। आधार वाक्य असत और निष्कर्ष भी असत हो। आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत हो। आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो। यह एक वेद युक्ति है, क्योंकि यदि सभी प्रस्ताव सत्य थे तो निष्कर्ष आवश्यकता के अनुसार होगा। युक्ति में वैधता होती है। वैधता युक्ति के बारे में होती है, न कि उसके प्रस्ताव के सत्य के बारे में। प्रस्तावना, निष्कर्ष, तर्क की वैधता। सत्य असत, असत वैध अवैध। असत कोई निष्कर्ष नहीं, अवैध। सत्य वैध अवैध, असत वैध अवैध। वैध तर्कों में कभी भी सत्य आधार असत निष्कर्ष नहीं हो सकता। एक वैध निगमनात्मक तर्क में यदि प्रस्ताव सत्य है तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। यदि कोई तर्क में सत्य प्रस्ताव और सत्य निष्कर्ष का संभावित रूप से मान्य संयोजन वैलिड कॉम्बिनेशन है तो यह आवश्यक रूप से मान्य नहीं है। यह युक्ति रूप से भी सशक्त भी होना चाहिए। कुत्तों, ड्रैगन और पक्षियों के साथ वह उदाहरण मान्य है, क्योंकि यहाँ निगमनात्मक तर्क काम करता है। यदि वे आधार वाक्य सत्य मान लिए गए थे तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से अनुसरण करेगा। इस तत्व का भी ध्यान रखें कि भले ही प्रस्ताव सत्य हो और निष्कर्ष सत्य हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि तर्क मान्य है। कुछ तर्क वैध होते हैं जिनके कथन और निष्कर्ष दोनों सत्य है। प्रस्ताव 1, सभी पुरुष नश्वर है। प्रस्ताव 1, सभी पुरुष नश्वर है। प्रस्ताव 2, सभी राजा पुरुष है। निष्कर्ष इसलिए सभी राजा नश्वर है। कुछ तर्क वैध है जहां सभी कथन झूठे हैं लेकिन निष्कर्ष सत्य है। प्रस्ताव 1, सभी राजा पुस्तक है। प्रस्ताव 2, सभी पुस्तक नश्वर है। तो निष्कर्ष इसलिए सभी राजा नश्वर है। हम यहाँ फिर से बता रहे हैं कि वैध होने का अर्थ युक्ति संगत या तार्किक होना है। अगर प्रस्ताव सत्य था तो निष्कर्ष के लिए असत्य होना असंभव होगा। निष्कर्ष प्रस्ताव द्वारा स्थापित युक्ति संगत होने से संपर्क स्थापित होने का अनुसरण करता है। दृढ़ता, सॉन्डेंस। उपरोक्त पैरा का ध्यान में रखते हुए दृढ़ता भी निगमनात्मक तर्क का ही महत्वपूर्ण गुण है, जो इसके प्रस्ताव की सत्यता और इसकी तार्किक होने की शक्ति दोनों को दर्शाता है। एक निगमनात्मक तर्क तब सही होता है जब यह मान्य है, इसमें सभी सत्य या वास्तविक प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए परिसर 1, सभी बिल्लियाँ स्तनधारी है। अब सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं। परिसर 2, सभी स्तनधारी जानवर है। निष्कर्ष सभी बिल्लियाँ जानवर है। यह तर्क सार्थक है क्योंकि यह मान्य है, क्योंकि प्रस्ताव कथन आवश्यकता के अनुरूप निष्कर्ष का समर्थन करता है। सभी प्रस्ताव वास्तव में सत्य है। दूसरी ओर ऊपर दिया गया उदाहरण वैधता कुत्तों, ड्रैगन और पक्षियों के साथ प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी या कोई भी वास्तविक प्रस्ताव नहीं है। यह अभिरूप अभी भी मान्य है।
इस पूरे दृश्य के लिए एक चित्र का निर्माण भी किया गया है। यह अभिरूप अभी भी मान्य है। इस पूरे दृश्य के लिए यहाँ एक चित्र का निर्माण भी किया गया है। आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? आगमनात्मक तर्क का अध्ययन मुख्य तौर पर अनौपचारिक तर्क या महत्वपूर्ण सोच के क्षेत्र में किया जाता है। निगमनात्मक तर्क ज्ञान की प्रगति में हमें अधिक सहायता प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि हम किसी स्थापित सिद्धांत से संसार में उसकी पुष्टि की ओर चलते हैं। नव ज्ञान के पड़ाव को प्राप्त करने के लिए हमें अपना ध्यान आगमनात्मक तर्क पर लगाना पड़ता है। आगमनात्मक मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान पर अधिक केंद्रित रहता है। ज्ञान का यह चक्र चलता रहता है। कुछ लोगों के अनुसार आगमनात्मक सिद्धांत के रूप में मिथ्या है, क्योंकि यह मानवीय टिप्पणियों पर आधारित है। हालांकि आगमनात्मक तर्क हर समय 100% सटीक नहीं होता है, फिर भी यह निर्णय लेने का एक अपेक्षाकृत तीव्र ढंग है। कभी कभी समय का बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि सटीक होना। निष्कर्ष अंतर्निहित रूप से सत्य होता है। मनुष्य जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण रूप से शोधन नहीं कर पाते। इसलिए आगमनात्मक तर्क में अनदेखी उदाहरणों या भविष्य के उदाहरणों के लिए निश्चितता की कमी रहती है। इसमें थोड़ा संदेह रहता ही है। आगमनात्मक तर्क में प्रेरक को बलपूर्वक बनाने के लिए निम्न उपाय का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इसके सभी आधार सत्य थे, तो इसकी अत्यधिक संभावना है कि इसका निष्कर्ष भी सत्य होगा। आगमनात्मक तर्कों की तार्किक शक्ति की संभावनाओं का वर्णन करने के लिए सशक्त और निर्बल शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसको निर्धारित करने के लिए निम्न उपायों का प्रयोग किया जाता है। पहले मान ले कि प्रस्ताव सत्य है, भले ही वह न हो। अभी के लिए यह दिखाओ कि वह सत्य है। दूसरा, फिर अपने आप से पूछे, क्या यह संभावित है कि निष्कर्ष सत्य होगा, यह मानते हुए कि प्रस्ताव सत्य है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अधिकांश मोर जई खाते हैं। यह पक्षी एक मोर है। निष्कर्ष, शायद यह पक्षी जई खाता है। यह तर्क अनिवार्य रूप से सशक्त है, क्योंकि यदि इसके सभी आधार वाक्य सत्य थे, तो इसकी अत्यधिक संभावना होगी कि इसका निष्कर्ष भी सत्य होगा। आगमनात्मक सशक्त तर्क निम्न प्रकार के हो सकते हैं: सत्य प्रस्ताव, सत्य निष्कर्ष, असत्य प्रस्ताव, असत्य निष्कर्ष, असत्य प्रस्ताव, सत्य निष्कर्ष। आगमनात्मक सशक्त तर्क निम्न प्रकार के नहीं हो सकते हैं: सत्य प्रस्ताव, असत्य निष्कर्ष। सत्य प्रस्ताव, असत्य निष्कर्ष क्या होता है? संक्षेप में, एक सशक्त आगमनात्मक तर्क वह है जहाँ प्रस्ताव का सत्य होना और निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है, यह देखते हुए कि प्रस्ताव सत्य है। एक निर्बल आगमनात्मक तर्क वह तर्क होता है जब निष्कर्ष प्रस्ताव का अनुसरण नहीं करेगा, यदि प्रस्ताव सत्य हो तो भी। एक सशक्त आगमनात्मक तर्क वह है जहां निष्कर्ष के लिए असत्य होना असंभव है, यह देखते हुए कि प्रस्ताव सत्य है। एक निर्बल आगमनात्मक तर्क वह है जो जहां निष्कर्ष शायद प्रस्ताव से अनुसरण नहीं करेगा, यदि वे सत्य थे। युक्ति युक्त तर्क क्या है? निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में हो जाएगा मान, वेद, अमान्य। आगमनात्मक तर्क में हो जाएगा सशक्त, निर्बल। दृढ़ता, अदृढ़ता, अकाट्यता, कॉग्निजेंसी। अकाट्यता एक आगमनात्मक तर्क का गुण है जो इसके प्रस्ताव की सत्यता और इसकी तार्किक शक्ति को दर्शाता है।
एक आगमनात्मक तर्क संगत होता है जब यह आगमनात्मक रूप से सशक्त होता है, और दूसरा इसके सभी प्रस्ताव सत्य या वास्तविक होते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्ताव 1, यूरोप में ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। प्रस्ताव 2, जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष इस प्रकार यूरोप पर जीवन हो सकता है। यह तर्क संगत है क्योंकि यह आगमनात्मक रूप से सशक्त है। यदि प्रस्ताव सत्य था तो निष्कर्ष भी शायद सत्य होगा, और प्रस्ताव वास्तव में असत्य है। दूसरी ओर मोर के बारे में ऊपर दिया गया उदाहरण जो आगमनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अकाट या ठोस नहीं है, क्योंकि इसमें सभी प्रस्ताव सत्य या वास्तविक नहीं है। संक्षेप में, एक आगमनात्मक वह तर्क है जिसमें असंभव है कि यह निष्कर्ष असत्य है, जबकि प्रस्ताव सत्य है। जबकि निष्कर्ष में प्रस्ताव सत्य है। उचित तर्क, गॉड आर्गूमेंट। अब गॉड आर्गूमेंट क्या होता है? निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों तर्क की विशेषताओं की जानकारी से हम कह सकते हैं कि एक उचित तर्क अपने निष्कर्ष को प्रमाणित करता है। इसमें दो विशेषताएं प्रमुख हैं। पहला, यह तार्किक रूप से सशक्त है। दूसरा, इसके सभी प्रस्ताव सत्य है। तार्किक शक्ति, लॉजिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज तार्किक शक्ति? तार्किक शक्ति समर्थन की वह सीमा है जो कि प्रस्ताव, यदि वह सत्य है, निष्कर्ष पर प्रदान करता है। यह विशेषता निगमनात्मक तर्कों, वैधता के आधार पर, और आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक शक्ति के आधार पर दोनों पर लागू होती है। उचित निगमनात्मक तर्क न केवल मान्य है बल्कि सत्य भी है। उचित आगमनात्मक तर्क न केवल आगमनात्मक रूप से सशक्त होता है बल्कि दृढ़ भी होता है। उदाहरण के तौर पर डेविड ह्यूम ने कहा, क्या कल सूर्य उदय होगा? प्रकृति के नियम ऐसा कहते हैं, लेकिन कल के बारे में निश्चित नहीं है। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कों के कुछ उदाहरण निम्न है। एक तर्क जिसमें निष्कर्ष की गारंटी देने में कथन सफल होता है उसे निगमनात्मक वैध तर्क कहा जाता है। यदि किसी मान्य तर्क में सत्य कथन है तो तर्क को उचित भी कहा जाता है। निगमनात्मक तर्क, प्रस्ताव 1, सभी सब्जियों में विटामिन होते हैं। प्रस्ताव 2, गाजर एक सब्जी है। तो निष्कर्ष इस प्रकार गाजर में विटामिन होते हैं। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? प्रस्ताव 1, अधिकांश सब्जियों में विटामिन होते हैं। गाजर एक सब्जी है। निष्कर्ष इस प्रकार गाजर में विटामिन होते हैं। निगमनात्मक युक्ति युक्त तर्क में हम निष्कर्ष के बारे में यह कह सकते हैं कि यहाँ ये प्रस्ताव का सारांश है। भी इसका प्रस्ताव आधार व कथन पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। यह प्रस्ताव के अंदर समाविष्ट होते हैं। यह प्रस्ताव के अतिरिक्त होते हैं। सही विकल्प सी है। आगमनात्मक तर्क इस पर आधारित है या अनुमानित है। यहाँ प्रकृति की समरूपता, ए में प्रकृति की समरूपता हो जाएगा। भी ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की है। सी प्रकृति की एकता है, और डी प्रकृति के नियम। सही विकल्प आगमनात्मक इस पर प्रकृति की समरूपता। एक निगमनात्मक तर्क वैध या मान्य है यदि यहाँ प्रस्ताव सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है। तार्किक तर्क की संरचना निम्न पर आधारित है। यहाँ तार्किक तर्क की संरचना निम्न पर आधारित है। यहाँ सही विकल्प 1 है। औपचारिक वैधता जो है सही, निम्नलिखित में कौन सा कथन तर्क की विशेषता है? तो यह या तो वैध है या अवैध है। न्याय संगता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सियोलॉजिज्म क्या होता है? प्रस्ताव के आधार पर न्याय संगता 4 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सियोलॉजिज्म, प्रस्ताव के आधार पर न्याय संगता 4 प्रकार की होती है। पहला हो गया निरपेक्ष,
कैटेगोरिकल, इसको सुस्पष्ट या निर्णायकता या नियत और युक्ति संगत तर्क कहा जा सकता है। इस प्रकार के तर्क वाक्य में कोई शर्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर ऐसा हो तो परंतु जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ विषय या कर्ता और विधेय के बीच किसी शर्त के संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, सभी रेलगाड़ी हवाई जहाज़ है। अब सभी रेलगाड़ी जो है हवाई जहाज़ है, तो कुछ हवाई जहाज़ साइकिल है। तो परिकल्पित क्या है? हाइपोथेटिकल। यहाँ विषय और विधेय के मध्य संबंध सशर्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती है तो हम जाग जाएंगे। असंयुक्त डिजस्टिव, यहाँ कथन में एक प्रकार से अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए, या तो वह साहसी है या वह शक्तिशाली है। संबंध परक रिलेशनल, यहाँ संबंध को किसी निश्चित क्रम में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C ग्रेटर दैन D, तो A ग्रेटर दैन D होगा। पद क्या होता है? टर्म्स। आजकल कई परीक्षाओं में न्याय संहिता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनका विस्तार से वर्णन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आधार वाक्य और निष्कर्ष की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। पद ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग उद्देश्य तथा विधेय के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, राम बुद्धिमान है। तो इसके दो भाग होते हैं। उद्देश्य पद, सब्जेक्ट टर्म, जिसके विषय में कोई बात कही गई हो उसे उद्देश्य पद कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में राम के विषय में कहा गया है कि वह बुद्धिमान है, अतः राम उद्देश्य पद है। अतः राम जो है उद्देश्य पद है। विधेय पद, प्रीडिकेट टर्म, वाक्य का ऐसा पद जो किसी विषय की विशेषता बताता है या उद्देश्य पद के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय पद कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है। उपरोक्त वाक्य में बुद्धिमान पद द्वारा राम के बारे में भी कुछ कहा गया है, अतः वाक्य का विधेय पद बुद्धिमान है। अतः वाक्य का विधेय पद बुद्धिमान है। मध्य पद, मिडिल टर्म, उपरोक्त के अलावा दो तार्किक वाक्यों की न्याय संहिता के प्रश्नों के संदर्भ में मध्य पद होना चाहिए। मध्य पद होना चाहिए। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। उपरोक्त दोनों कथनों में विद्यार्थी शब्द उभयनिष्ठ है। विद्यार्थी शब्द जो है उभयनिष्ठ है। उपरोक्त के अलावा दो तार्किक वाक्यों की न्याय संहिता के प्रश्नों के संदर्भ में मध्य पद होना चाहिए। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। उपरोक्त दोनों कथनों में विद्यार्थी शब्द उभयनिष्ठ है, अतः विद्यार्थी मध्य पद हुआ। ऐसा वाक्य जो दिए गए दो से अधिक कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के बीच संबंध स्थापित करता हो उसे मध्य पद कहते हैं। उसे मध्य पद कहते हैं। यहाँ यह वर्णित है कि मध्य पद के बिना कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। न्याय संहिता के दृष्टिकोण से दो कथनों के बीच एक मध्य पद होगा, तीन कथनों के बीच दो मध्य पद होंगे आदि। उपरोक्त पदों के अलावा तर्क वाक्यों तथा निष्कर्ष के मुख्य घटक हैं। परिमाणक, क्वांटिफायर, ये मात्रा को चिन्हित करते हैं। सभी और कोई नहीं, सर्वव्यापी परिमाणक तथा कुछ अंशव्यापी परिमाणक हैं। संयोजक, कंपुला, यह तर्क वाक्य के भागों को जोड़ता है। संयोजक सदैव होना क्रिया का कोई रूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, नहीं है नहीं हूँ आदि। शैक्षणिक प्लस उद्देश्य प्लस संयोजक प्लस विधेय। क्वांटिफायर, सब्जेक्ट प्लस कंप्यूला प्लस प्रीडिक्ट। ऑल स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, सभी छात्र परिश्रमी है। तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशन।
तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशन। रचना की दृष्टि से आधार वाक्य के दो प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से आधार वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सिंपल प्रोपोजिशन, इनमें केवल एक निर्णय व्यक्त रहता है, जैसे राम बुद्धिमान है, श्याम सुंदर है। यौगिक वाक्य, कंपाउंड प्रोपोजिशन, इनमें एक से अधिक निर्णय व्यक्त होते हैं, जैसे राम और श्याम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान और सुंदर है। प्रत्येक निरपेक्ष तार्किक वाक्य में एक गुण विद्यमान होता है। गुण की दृष्टि के अनुसार तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तर्क वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक या भावात्मक, एफर्मेटिव। उदाहरण, राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। इन वाक्यों में राम बुद्धिमता का भाव है, श्याम में सुंदरता का भाव है। निषेधात्मकता तर्क वाक्य। निषेधात्मकता तर्क वाक्य क्या होता है? इसमें विधेय पद के बारे में निषेधात्मकता बात की जाती है, अर्थात उद्देश्य पद में किसी गुण के अभाव के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं है, इसमें उद्देश्य यानी व्यक्ति में सुंदरता का अभाव है। तत्वों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया सर्वव्यापी और दूसरा हो गया अंशव्यापी। अब सर्वव्यापी क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? ऐसा कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई हो, उसे सर्वव्यापी कथन या वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य हमेशा सभी, प्रत्येक या कोई आदि शब्दों से आरंभ होते हैं तथा ये कर्ता से पूरी तरह जुड़े होते हैं। जैसे सभी हाथी जानवर है और कोई जानवर गाय नहीं है। सभी हाथी जानवर है और कोई जानवर जो है गाय नहीं है। सर्वव्यापी कथनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सर्वव्यापी कथनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सर्वव्यापी सकारात्मकता और दूसरा हो गया सर्वव्यापी नकारात्मकता। अब सर्वव्यापी सकारात्मकता क्या होता है? यूनिवर्सल एफर्मेटिव। अब इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। ऐसा वाक्य जिसे सकारात्मकता अर्थों को निकाला जाता है, सर्वव्यापी सकारात्मकता कहलाता है। इन कथनों की शुरुआत सभी, सब, प्रत्येक या प्रत्येक से होती है। सर्वव्यापी सकारात्मकता को ए से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल में सभी आदमी नेता है, इसके वेन आरेख से भी दर्शाया गया है। आदमी हो गया और नेता हो गया, तो सभी आदमी नेता है। सर्वव्यापी नकारात्मकता, यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव क्या होता है? सर्वव्यापी नकारात्मकता, सभी आदमी नेता नहीं है, इसको वेन आरेख से भी दर्शाया गया है। आदमी और नेता। सर्वव्यापी नकारात्मकता क्या होता है? यूनिवर्सल निगेटिव। ऐसा कथन या वाक्य जो कोई नहीं, नो, एक भी नहीं, नॉन से शुरू होता है। नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य होता है। सर्वव्यापी नकारात्मकता को ई से निरूपित किया जाता है। सर्वव्यापी नकारात्मकता को ई से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल, कोई आदमी नेता नहीं है, आदमी नेता नहीं है। अंशव्यापी, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर क्या होता है? अंशव्यापी। व्हाट इज पार्टिकुलर? ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य से कुछ अंशों के विषय में कहा जाता है, तो ऐसे वाक्य को अंशव्यापी कहा जाता है। ऐसा वाक्य कुछ, कभी, कुछ नहीं आदि शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे कुछ गाय जानवर है तो कुछ जानवर शेर नहीं है। अंशव्यापी कथनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अंशव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक क्या होता है? पार्टिकुलर एफर्मेटिव। ऐसा अंशव्यापी वाक्य जिससे सकारात्मकता अर्थ निकालता हो, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहलाता है।
ऐसे वाक्य कुछ सम, कभी कभी, समटाइम्स, अधिकतर आदि शब्दों से शुरुआत होते हैं। इसे आई से निरूपित किया जाता है। इसे आई से निरूपित किया जाता है। कुछ आदमी नेता नहीं है, तो कुछ आदमी नेता है, तो आदमी हो गया और कुछ हो गया, तो आदमी नेता है। यहाँ पर दोनों में कुछ का संबंध है, दोनों में जो है कुछ का संबंध है। अंशव्यापी नकारात्मक क्या होता है? पार्टिकुलर निगेटिव। अब व्हाट इज पार्टिकुलर निगेटिव? तो पार्टिकुलर निगेटिव जो है ऐसा अंशव्यापी वाक्य जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ नहीं, सभी नहीं जैसे शब्दों से शुरू होते हैं, इसे ओ से निरूपित किया जाता है। जैसे कुछ आदमी नेता नहीं है, तो कुछ आदमी जो है सो नेता नहीं है। पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। अब पदों की व्याप्ति क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। व्याप्त, व्हाट इज व्याप्त? यदि किसी संपूर्ण पद के विषय में कुछ कहा जाए वह पद व्याप्त कहा जाता है। अव्याप्त, यदि किसी पद के एक भाग के बारे में ही कुछ कहा जाए तो उसे अव्याप्त कहा जाता है। एग्जाम्पल ए में हो गया, ए प्रकार का वाक्य सभी बालक बुद्धिमान है, तो बालक भी हो गया, बुद्धिमान भी हो गया। इसमें बालक पद से जितने भी व्यक्तियों का बोध होता है, सभी के बारे में कुछ कहा गया है, सभी के बारे में कुछ कहा गया है। यहाँ बालक पद बुद्धिमान पद में व्याप्त है, लेकिन बुद्धिमान बालक हुई अर्थात उसमें व्याप्त हो आवश्यकता नहीं है, इसलिए विधेय पद बुद्धिमान व्याप्त नहीं है। व्याप्त एवं अव्याप्त पदों की तालिका, टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एंड अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म्स। सर्वव्यापी सकारात्मक, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। अब सर्वव्यापक सकारात्मक क्या होता है? सर्वव्यापी नकारात्मक क्या होता है? अंशव्यापी सकारात्मक क्या होता है? अंशव्यापी नकारात्मक क्या होता है? ए ई आई ओ, व्याप्त अव्याप्त, व्याप्त अव्याप्त, अव्याप्त व्याप्त, अव्याप्त व्याप्त। इस प्रकार का वाक्य कुछ बालक बुद्धिमान है, तो बालक भी हो गया और बुद्धिमान भी हो गया। तो इस तरह के इसमें बालक पद से जितने भी व्यक्तियों का बोध होता है उसके विषय में नहीं कहा गया है, इसलिए बालक पद अव्याप्त है। अतः आरेख को देखने से पता चलता है कि बुद्धिमान भी अव्याप्त है। इस प्रकार का वाक्य कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, तो कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, तो बालक भी हो गया और बुद्धिमान भी हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य यह बालक है, इसमें संपूर्ण उद्देश्य के विषय में कुछ कहा गया है। विधेय यानी बुद्धिमान का अभाव प्रत्येक विद्यार्थी में बताया गया है, अतः उद्देश्य यानी पद बालक व्याप्त है। इसमें विधेय पद बुद्धिमान है, इस संपूर्ण पद का अभाव सभी बालकों में बताया गया है, अतः विधेय पद भी व्याप्त है। ओ प्रकार का वाक्य, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, कुछ बालक जो है बुद्धिमान नहीं है। इस कथन में उद्देश्य पद बालक को अपनी संपूर्ण वस्तुवाचकता में नहीं लिया जाता। यहाँ कुछ ही बालकों के बारे में कहा गया है, अतः उद्देश्य पद व्याप्त है, अतः उद्देश्य पद व्याप्त है। जिन बालकों के बारे में कहा गया है वे विधेय पद बुद्धिमान के अंतर्गत नहीं आते। जैसा कि वेन आरेख से भी स्पष्ट हो जाता है, उद्देश्य पद बालक विधेय पद बुद्धिमान से बिल्कुल अलग है, इसलिए विधेय बुद्धिमान में उद्देश्य बालक का पूरी तरह से अभाव है। बुद्धिमान शब्द सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण से भी विधेय को व्याप्त माना जाएगा, इस कारण विधेय को भी व्याप्त माना जाएगा। निष्कर्ष के भेद, टाइप्स ऑफ इन्फरेंस। निष्कर्ष के भेद क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इन्फरेंस।
इस अध्याय में निगमनात्मक तर्क को अधिकाधिक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अनुमान या निष्कर्ष निकालने के मुख्य दो भेद होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। अनुमान क्या होता है? निगमनात्मक और आगमनात्मक। अंतरानुमान, मध्याश्रित। निगमनात्मक अनुमान, डिडक्टिव इन्फरेंस। व्हाट इज डिडक्टिव इन्फरेंस? निगमनात्मक अनुमान दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अंतरानुमान, दूसरा हो गया मध्याश्रित अनुमान। अंतरानुमान क्या होता है? इमीडिएट इन्फरेंस। अंतरानुमान निगमन का वह रूप है जिसमें एक ही पद या एक ही वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अंतरानुमान में परिवर्तन का अर्थ है कि उद्देश्य और विधेय का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है। यह नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह नेट परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। तर्कवाक, सतर्कवाक में सभी विद्यार्थी मनुष्य है, तो निष्कर्ष कुछ मनुष्य विद्यार्थी है। तर्कवाक कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, निष्कर्ष कोई भगवान व्यक्ति नहीं है। इस अनुमान के निष्कर्ष में जिन दो पदों में संबंध स्थापित किया जाता है उनके बीच कोई मध्य या मध्यम पद नहीं होता है। इसलिए अंतरानुमान निगमन में जिन पदों का आधार वाक्य में संबंध होता है उनका निष्कर्ष में कोई दूसरा संबंध होता है। इसलिए इस अनुमान में केवल दो ही पद होते हैं। कुछ तर्कशास्त्री इस अनुमान को अनुमान का वास्तविक रूप नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अंतरानुमान अनुमान या निष्कर्ष है ही नहीं, क्योंकि इस अनुमान से ज्ञान में वृद्धि ही नहीं होती है। यह केवल शब्दों का हेरफेर या वाक्यांतर है, जिसको आंग्ल भाषा में इक्विवेलेंस या इक्विपेंटी कहा जाता है। ऐसा अनुमान या निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक, अधिक वस्तुओं के विषय में नहीं होता है। यानी हम जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वह दिए गए कथन या कथनों में अंतर्निहित होता है। निगमन अनुमान में निष्कर्ष के संकुचित होने के कारण उसे वैध माना जाएगा। हम निगमन में सभी से सभी या सभी से कुछ पर जाते हैं। अंतरानुमान के लिए परिवर्तन सारणी, तर्कवाक वैध परिवर्तन, सर्वव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक। सभी कुर्सियाँ मेज है, तो कुछ मेज कुर्सियाँ है, कुछ कुर्सियाँ मेज है। सर्वव्यापी सकारात्मक, नकारात्मकता। सर्वव्यापी नकारात्मकता, कोई कुर्सी मेज नहीं है तो कोई मेज कुर्सी नहीं है। अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक हो गया कुछ कुर्सियाँ मेज है तो कुछ मेज कुर्सियाँ हैं। अंशव्यापी नकारात्मक कि कुछ कुर्सियाँ मेज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। मध्याश्रित अनुमान। मध्याश्रित अनुमान क्या होता है? मीडिएट इन्फरेंस। मध्याश्रित अनुमान क्या होता है? मीडिएट इन्फरेंस। मध्याश्रित का अर्थ है मध्य प्लस आश्रित। इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए मध्य पद का होना आवश्यक है। मध्याश्रित अनुमान को हम दूसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। निगमनात्मक अनुमान पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है, उनकी परीक्षा नहीं की जाती है। उदाहरण, सभी व्यक्ति मरणशील है, तो कविता व्यक्ति है, निष्कर्षतः कविता मरणशील है। सभी छात्र बुद्धिमान है, राम एक छात्र है, निष्कर्षतः वह भी बुद्धिमान है। जबकि पहले उदाहरण में निष्कर्ष कविता मरणशील है सत्य भी है और वेद भी। दूसरे उदाहरण में सभी छात्र बुद्धिमान है या नहीं, राम छात्र है या नहीं, यह प्रत्यक्ष सभी अनुभव पर आधारित नहीं है। इसकी वास्तविकता को स्थापित नहीं किया जाता है, इन्हें सत्य मान लिया जाता है। यहाँ पर जो बात सभी पर लागू होता है वह कुछ यानी राम पर भी लागू मानी जाएगी। निम्न सारणी के माध्यम से अंतरानुमान और मध्याश्रित के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। अनुमान, एक पद एक वाक्य से अनुमान।
दो या दो से अधिक पदों से अनुमान। कोई मध्य पद नहीं होता है, एक मध्य पद आवश्यक है। यह 3 से अधिक केवल 2 ही पद होते हैं। समान वाक्यों का तार्किक रूप से सरलीकरण। समान वाक्यों का तार्किक रूप से सरलीकरण। समान वाक्यों का तार्किक रूप से सरलीकरण। नेट परीक्षा में कई बार कथन या तर्क वाक्य को आम बोलचाल की भाषा के रूप में दिया होता है। आम बोलचाल की भाषा के रूप में दिया होता है। वैसे भी साधारण बोलचाल में वाक्यों के तार्किक रूप का ध्यान नहीं होता है, इसलिए निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु ऐसे वाक्यों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। वाक्यों के तार्किक रूप में बदलने को वाक्यों का सरलीकरण कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य, विधेय, संयोजक तथा परिणाम सूचक शब्द का होना आवश्यक है। परिणाम सूचक शब्द का होना आवश्यक है। यदि किसी वाक्य में ऑल, एवरी, ईच, मैनी, एनी, इन, ऑल, ऑलवेज, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, नेसेसरी, सभी, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, सब दशा में, हर हालत में, सदा, निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से आदि शब्दों का प्रयोग हो और वह वाक्य सकारात्मक हो तो उसे सर्वव्यापी सकारात्मकता अर्थात ए वाक्य में रूपांतरित करना चाहिए। ए वाक्य में रूपांतरित करना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रत्येक मनुष्य पढ़ा लिखा है का रूपांतर है सभी मनुष्य पढ़े लिखे हैं। दूसरा हो गया एनी मैन कैन डू दिस ऑफ सम मैन आर पर्सन हु कैन डू दिस। ज्ञानी मनुष्य सदैव सुखी होते हैं। सभी ज्ञानी मनुष्य सुखी हैं। यदि इन्हीं वाक्यों में कोई शब्द नकारात्मकता हो तो उसको अंशव्यापी नकारात्मकता पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात ओ रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑल पर्सन आर नॉट वाइज को सम पर्सन आर नॉट वाइज में परिवर्तित किया जाना चाहिए। एनी मैनी कैन नॉट डू दिस को सम मैन आर नो पर्सन हु कैन डू दिस में परिवर्तित करना। धनवान व्यक्ति सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं को कुछ धनवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं में परिवर्तन करना। दूसरा, यदि किसी वाक्य में नो, नन, नॉट, ए सिंगल, इन, नॉट केस, कोई नहीं, एक भी नहीं, किसी दशा में नहीं जैसे उपवाक्यों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वव्यापी नकारात्मकता यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात ई वाक्य में रूपांतरित करना चाहिए। मैन नेवर कमिट ए मिस्टेक को नो मैन आर सच हु कमिट मिस्टेक ई प्रकार का वाक्य। एक भी मनुष्य धार्मिक नहीं होता है को कोई भी मनुष्य धार्मिक नहीं है रूपांतरित किया जा सकता है। ये वाक्य जिनमें सम, समटाइम्स, इन सम केस, ए फ्यू, द व्यू, मैनी, ए व्यू, मैनी, इन लार्ज नंबर, मेजोरिटी, सर्टेन, मस्ट, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन टाइम्स, परहैप्स, नियरली, ऑलवेज, सर्वल, ऑलमोस्ट, ऑल, 90%, हाफ। कुछ कभी कभी कुछ हालातों में थोड़े से अनेक काफ़ी संख्या में, कुछ संख्या में कोई बहुत अधिक, अधिकतर, समान, साधारणतया, बहुधा, किसी अवसर पर, अनेक अवसर पर, शायद, गरीब, गरीब, करीब करीब, बहुत से, आधा, कुछ, थोड़ा इत्यादि में कोई उपवाक्य आए तो सकारात्मकता पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात आई वाक्य होगा। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो अंशव्यापी नकारात्मक अर्थात ओ होगा। एग्जाम्पल, बहुत से विद्यार्थी बुद्धिमान है को कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है में रूपांतरित किया जाना चाहिए। मनुष्य कभी कभी सच बोलता है को कुछ मनुष्य सच बोलते हैं में रूपांतरित किया जा सकता है। थोड़े से लड़के बुद्धिमान है कुछ लड़के बुद्धिमान है में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी वाक्य में यदि फ्यू, हार्डली, एनी,
स्कैर्सली एनी, फ्रीक्वेंटली सेल्डम, थोड़े ही, बिरले, शायद ही, कोई, कदाचित ही, कोई, कदाचित में से कोई एक उपवाक आए तो वह वाक अंशव्यापी माना जाता है। यदि वह वाक सकारात्मक हो तो उसे नकारात्मक में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा नकारात्मक को सकारात्मक में। एग्जाम्पल, कुछ ही व्यक्ति बुद्धिमान है का रूपांतरण है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। यह ओ प्रकार का वाक्य है। यह जो है ओ प्रकार का वाक्य है। शायद ही कोई स्त्री आभूषण पसंद न करे का रूपांतरण है कुछ स्त्री ऐसी है जिनको आभूषण पसंद है। बिरले मनुष्य प्रसन्न होते हैं का रूपांतरण है कुछ मनुष्य प्रसन्न नहीं है। कुछ मनुष्य प्रसन्न नहीं है। तो कुछ ऐसे वाक्य है जिनमें ओनली, एलॉन, नन, बट, केवल, इसके अतिरिक्त कोई नहीं, मात्र आदि शब्द आते हैं तो ये अनंत वाक्य एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन है। ऐसे वाक्य सर्वव्यापी यूनिवर्सल होते हैं। इन्हें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए इन उपवाक्यों में विद्यमान होने पर वाक्य ए या ई होता है। यदि ऐसे वाक्यों को ई में रूपांतरित करना हो तो दिए गए उद्देश्य को विधेय में तथा विधेय को उद्देश्य में बदल देना चाहिए। विधेय को और विधेय को उद्देश्य में बदल देना चाहिए। एग्जाम्पल, केवल बुद्धिमान ही मतदान करने योग्य है में बुद्धिमान उद्देश्य है तथा मतदान करने योग्य विधेय है। इसका तार्किक वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, सभी मतदान करने योग्य व्यक्ति बुद्धिमान है। ए प्रकार का वाक्य इस प्रकार नन, बट, एलोन, मात्र आदि वाक्यों में होने पर ए में रूपांतरित करने के लिए उद्देश्य या स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि ऐसे वाक्यों को ई में रूपांतरित करना है, अगर ई में रूपांतरित करना है तो उद्देश्य का व्याघात पद ले ले। कहने का भाव यह है कि उद्देश्य के साथ नॉट या नन उपसर्ग जोड़ दे। उदाहरण स्वरूप, केवल शिक्षित ही मतदान करने योग्य है। क्या रूपांतरण होगा, कोई अशिक्षित मतदान करने योग्य नहीं है। ई प्रकार का वाक्य ऐसा एलोन या नन बट का वाक्य में रहने पर होगा। नन बट रहने पर होगा। केवल ग्रामीण निष्कपट होते हैं को सभी निष्कपट ग्रामीण होते हैं। ए प्रकार का कोई निष्कपट ग्रामीण नहीं है। ई प्रकार, अतः ओनली, केवल, एलोन, नन, बट, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहने पर किसी वाक्य के दो तार्किक रूप ए या ई होंगे। उदाहरण के लिए, केवल मनुष्य शिक्षित होते हैं का रूपांतरण है सभी शिक्षित मनुष्य हैं। ए प्रकार या नहीं है जो शिक्षित, ई प्रकार का। अब एक और उदाहरण ले, केवल वीर ही विजय हो सकती है का तार्किक रूपांतरण भी दो प्रकार से बनता है, सभी जो जीत सकते हैं वीर हैं। ए प्रकार या कोई भी अवीर, नन ब्रेव, जीत नहीं सकता। ई प्रकार का वाक्य कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें अपवाद होते हैं। ऐसे वाक्यों को अपवाद सूचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल, सिवाय 10 विद्यार्थी के सभी कक्षा में उपस्थित थे। इस वाक्य में अपवाद अनिश्चित है या निश्चित नहीं है। ऐसे 10 विद्यार्थी कौन से हैं, इसका रूपांतरण अंशव्यापी होगा, पार्टिकुलर होगा। सिवाय अन्ना हजारे के सभी छात्र उपस्थित हैं। इस वाक्य में अपवाद यानी अन्ना हजारे निश्चित हैं, इसलिए इसका रूपांतरण सर्वव्यापी यूनिवर्सल होगा। उसका सरलीकरण बनता है, सभी छात्र अन्ना हजारे को छोड़कर उपस्थित हैं। सभी छात्र अन्ना हजारे को छोड़कर उपस्थित हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं
जिनमें कोई परिणाम सूचक शब्द नहीं होता है, ऐसे वाक्य अज्ञात परिणाम वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जो है परिणाम वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, भारतीय धार्मिक है। इस वाक्य में कोई वैज्ञानिक सत्य या कहावत नहीं है। इसका रूपांतरण अंशव्यापी होगा, कुछ भारतीय धार्मिक है। मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वह वैज्ञानिक तत्व है। इसका रूपांतरण होगा, सभी मनुष्यों का मस्तिष्क होता है। इसका रूपांतरण सर्वव्यापी होगा। यदि इस प्रकार वाक्य हो जिसमें उद्देश्य अनिश्चित हो, एक व्यक्ति बुद्धिमान है का रूपांतरण होगा, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। यदि वाक्य हो राम बुद्धिमान है जिसमें उद्देश्य निहित है, इसके रूपांतरण सभी राम बुद्धिमान है को अशुद्ध माना जाएगा। Play by TF Card. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिणाम सूचक शब्द नहीं होता, ऐसे वाक्य अज्ञात परिणाम वाक्य कहलाते हैं। भारतीय धार्मिक है। इस वाक्य में कोई वैज्ञानिक सत्य या कहावत नहीं है। इसका रूपांतरण अंशव्यापी होगा। कुछ भारतीय धार्मिक है। मनुष्य का मस्तिष्क होता है, यह वैज्ञानिक तत्व है। इसका रूपांतरण होगा, सभी मनुष्यों का मस्तिष्क होता है। इसका रूपांतरण सर्वव्यापी होगा। यदि इस प्रकार वाक्य है जिसमें उद्देश्य अनिश्चित हो, एक व्यक्ति बुद्धिमान है को अशुद्ध माना जाएगा। यह पेन सफ़ेद रंग का नहीं है, भी निश्चित उद्देश्य को इंगित करता है। इसका रूपांतरित रूप ई प्रकार का होगा। यह एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित रूप से इसके एकाधिक बार पढ़े तथा बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास भी करे। ऐसे प्रश्न बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमारा युक्ति युक्त तर्क का जो उल्लेख किए हैं वो हर एक परीक्षार्थी A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगले क्लास में फिर अगले युक्ति संगत तर्क पर आगे वर्णन किया जाएगा। यह जो है हर एक परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।